चैप्टर 5 इंडेक्स नंबर्स। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स की कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, और ये 5 वाला है इंडेक्स नंबर। जो 4 चैप्टर की थ्योरी हम कर चुके हैं कंसेप्चुअल, उसके जो है ना वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वो भी ले लें। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, डेफिनेशंस तैयार करना चाहते हैं, एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स है, शुरू करते हैं इसको। तो अच्छा, ये क्लास कोई भी आपकी हो सकती है। मेन चीज़ ये है कि कंसेप्ट सेम ही होते हैं। जैसे आपको एडिशन जमा करना आता है तो बुक जो से मर्जी हो, रकम जो से मर्जी हो आप कर लेते हो। ऐसे ही आपने कंसेप्ट लेना है, ये नहीं कि ये कौन सी बुक है तो फलां, तो एक जनरल समझाया जा रहा है। तो इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं जी? साल के तौर पर आज हम 100 रुपये में क्या क्या खरीद सकते हैं। तो आज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है, यानी कि 100 रुपये में इस टाइम जो है ना वो हाफ के जी मिल्क मिलता है। और क्या क्या आप पेंसिल 20 रुपये की आप 5 पेंसिलें खरीद सकते हैं। तो आज से 10 साल पहले क्या क्या खरीद सकते थे उस टाइम, यानी 50 रुपये के जी समझ लो कि आपको 25 रुपये के जी मिल्क मिल जाता था। 100 रुपीज़ में 4 kg। 50 का समझ लें आपको घी मिल जाता था, शुगर मिल, यानी काफ़ी चीज़ें हम खरीद सकते थे। यानी 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो आज के दौर में क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का जो मेन मकसद है, इससे हम मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ इलाक़ों में हम मुआवजना करके देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी, कीमतों में क्या कमी, क्या इजाफ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस मुआवजने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ चीज़ों के अदवार में, प्राइसेस में जो कमी बेशी हुई है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर को हम सालों के लिहाज से भी निकालते हैं कि मुख्तलिफ सालों में कीमतों में क्या कमी या ज़्यादती हुई है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मुल्कों के लिहाज से भी डिफरेंट चीज़ों का मुआवजा करते हैं, यानी डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब के लहदा यानी कि स्टॉक की वैल्यू होती है। अब फ़र्ज़ करें जी हमारे पास, हमने एक ये पेन ले लिया है, तो 2020 में समझ लें इसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी, 21 में 16 हो गई, 22 में 17, 23 में 20 रुपये और 24 में, ये वैसे एक एग्जांपल लिया, वैसे ये इस टाइम 20 रुपीज़ का मिल रहा है। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ सालों में जो चेंज आया है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो ये यानी सिंपल सी वैल्यू है ना, इसलिए हमारे लिए कोई इशू नहीं पता लगाना कि 6 रुपये इजाफा हुआ है, और फिर 17 हो गया, फिर 20 और 25। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर बेसिकली इसका मकसद क्या है, ये देखना कि कीमतों में किस हिसाब से इजाफा या कमी हुई है, पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2020 से 21 तक कीमतों में कितने परसेंट तब्दीली आई है। इसके लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे ये अभी हमने क्वेश्चन की एग्जांपल ली, तो इसमें अगर हम ये पहली दो का देखना चाहें कितने परसेंट आया है, तो 16 माइनस 10 बटा यानी बेस 10 मल्टीप्लाई 100, तो यानी 60% इजाफा हो गया। ठीक है, आम तौर पर जो क्वेश्चन हम करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक साल को हम बेस बना लेते हैं और फिर उसका मुआवजना कर रहे होते हैं, जिसको फिक्स बेट मेथड भी कहा जाएगा। यानी हम रिलेटिव चेंज देखना चाह रहे होते हैं। रिलेटिव चेंज का मतलब ये होता है बच्चों कि हम किसी चीज़ के रेफरेंस के तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना ये बच्चा बहुत लाइक है, तो इसका मतलब होता है कि दूसरे नालायक हैं। या हम किसी को कहते हैं यार तुम सही नहीं पढ़ रहे, तुम नालायक हो, इसका मतलब है कोई बच्चा लाइक है, यानी रिलेटिव हम मुआवजा ये निकाल रहे होते हैं। ऐसे हम 2024 में देखना चाहें कि 2020 के मुकाबले में कितनी तब्दीली आई है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का
यूज़ करते हैं। यही वो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर बच्चों जो फर्स्ट होता है, जो बेस ली जाती है जिसको, उसका इंडेक्स नंबर हम 100 लेते हैं। ये आपने दिमाग के अंदर रखनी है चीज़। जिसको बेस लिया जाएगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। अब 20 है, बेस हमने 2022 को लेना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, तो 200 आ गया। 14 डिवाइडेड बाई 10 बेस हमने लेना है, यानी जिसको बेस लेना होगा उसके साथ डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम मुआवजा करें तो यानी अगर 100 रुपया था, यानी किसी चीज़ की कीमत, तो अब 100 रुपया उसमें इजाफा हो गया। इंडेक्स नंबर देखें ना, हमें ये चीज़ बता रहा होता है। इसी तरह अब इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, क्योंकि इंडेक्स नंबर आमतौर पर हमें परसेंटेज में ही वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। ऐसे अगर 140 देखें तो यानी जिसको बेस लिया है ना, उसके साथ हमने इसका मुआवजा किया करना होता है। यानी पहली वैल्यू हमने 100 ली है, इसके साथ मुआवजा करेंगे तो इसमें 40 है, यानी 100 से 40 ज़्यादा ही है, 140 है ना, यानी 40% जो है ना वो इजाफा हुआ है एक चीज़ में, ठीक है। आगे चलते हैं। बाज़ हम 1 साल को ही बेस लेते हैं और बाज़ कुछ सालों की एवरेज को भी बेस ले लिया जाता है, यानी वो कहेगा लास्ट 3 ईयर या ऑल ईयर्स एज अ बेस, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें तमाम सालों को एडिशन करेंगे और उसकी वैल्यू को एज बेस ले लें। और बाज़ ईयर टू ईयर भी होता है जो कि चेन इंडेक्सेस होता है, यानी हम हर साल का पिछले साल के साथ या डिफरेंट सालों का आपस में मुआवजा करना चाह रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए भी हम चेन इंडेक्सेस जिसको हम यूज़ करते हैं, उसके लिए पहले लिंक रिलेटिव बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह प्लेस टू प्लेस का भी हो सकता है। अब ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम नमक के लिहाज से, यानी ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, जापान, अब वैसे मिसाल ले रहा हूँ। अब प्रोडक्शन यानी पाकिस्तान की प्रोडक्शन 90 टन कह लो, इंडिया की 10 है और जापान की 50। अब इंडेक्स नंबर के ज़रिए कैसे निकालेंगे। अब पाकिस्तान के साथ हम मुआवजा करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान को हम बेस ले लेते हैं। तो बच्चों जिसको बेस लेना हो उसको हम 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या आएगा 10, जो बेस वाली होगी उसकी वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 11, ठीक है। इसी तरह जापान है, जापान बटा जो बेस यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मुआवजा करके अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो पाकिस्तान से करीबन 89% कम यानी कि नमक पैदा कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जापान को देखें तो जापान 55 यानी तकरीबन 45% कम जो है वो नमक पाकिस्तान से बना रहा है, ठीक है। इस तरह इंडेक्स नंबर हमें मुख्तलिफ चीज़ों में मुआवजे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर, इंडेक्स नंबर एक नंबर होता है विच शोज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो कि रिलेटिव चेंज बताता है किसी वेरिएबल की वैल्यू में, ठीक है। रिलेटिव चेंज क्या होता है बच्चों, मैंने बता दिया आपको क्या होता है रिलेटिव चेंज, जो मुआवजा करके निकाला जा रहा होता है, जिसमें कंपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। एक वेरिएबल में हो सकता है और ग्रुप ऑफ वेरिएबल, या एक टाइम पे हम मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस, या टाइम या प्लेस, यानी मुख्तलिफ सालों का हम आमतौर पर मुआवजा कर रहे होते हैं ना, कि जी 2010 में क्या था, 2015 में क्या था, 20 में, और अब आगे 25 आने वाला है, 25 में क्या था, ठीक है। अब जो इंडेक्स नंबर है बच्चों, इसको ही सिंपल इंडेक्सेस भी कहा जाता है, यानी क्वेश्चन में अगर कहा जाता है कंप्यूट सिंपल इंडेक्सेस या इंडेक्सेस, तो उसका मतलब क्या होगा, चेन इंडेक्स नंबर ही होगा। इसके अलावा हमारे पास बच्चों कंपोजिट इंडेक्सेस या कंपोजिट इंडेक्स नंबर भी होते हैं, जिसमें यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो उसको हम सिंपल इंडेक्सेस बोलेंगे, अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल को कंसिडर करना हो तो हम कंपोजिट इंडेक्सेस बोलेंगे। इसका मतलब है हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है उसकी दो काइंड्स आ जाएंगी, एक सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरी कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को हम सिंपल इंडेक्सेस भी कह सकते हैं और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को कंपोजिट इंडेक्सेस भी कहते हैं।
simple index number. If an index number is calculated to evaluate the relative change the value of single variable, यानी ऐसा यानी इंडेक्स नंबर जो हम यूज़ करेंगे रिलेटिव चेंज मालूम करने के लिए सिंगल वेरिएबल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक है, जैसे इंडेक्स नंबर ऑफ राइस, खाली राइस को हम ले रहे हैं तो वो सिंपल हो जाएगा। अगर इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेट टू वैल्यू रिलेटिव चेंज द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को ले रहे हैं देन वो कंपोजिट, जैसे इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कितनी इंपोर्ट्स हुई हैं, या हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स कितनी हुई हैं। अब एक्सपोर्ट में कितनी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पाकिस्तान जो है वो यानी खेलों का सामान, सर्जरी का सामान, सिरामिक्स वगैरह, इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो वो जो होगा वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक बेस ईयर होगा, एक टर्म यूज़ होगी बार बार, और दूसरी करंट ईयर की। तो जिसको हम मुआवजा कर रहे होंगे जिसके साथ, उसको हम बेस ईयर कहेंगे। द ईयर रिलेटिव टू विच चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट ईयर्स, यानी वो साल जिससे मुआवजा करके हम बाकी वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, बेस ईयर। और करंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर का हम देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, द ईयर हुज चेंज इज ऑब्जर्व, जिसकी वैल्यू ऑब्जर्व की जा रही है रिलेटिव टू बेस ईयर, बेस ईयर के लिहाज से। आमतौर पर ज़्यादातर हम बेस ईयर के लिए P0 या P0 यूज़ किया करेंगे, और जो करंट ईयर है उसके लिए हम Pn यूज़ करेंगे। ऐसी अगर बेस ईयर क्वांटिटी होगी तो उसके लिए Q0, और अगर करंट ईयर क्वांटिटी होगी तो उसके लिए हम Qn यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास करंट ईयर आ जाए, बेस तो एक ही रहेगा, तो फिर हम यहाँ n की जगह 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, n की जगह 1 भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कहीं आपने n लिखा हुआ है कहीं 1 लिखा हुआ है, तो n हो या 1 हो मतलब एक ही है, क्योंकि n की वैल्यूज़ 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर तो एक ही वेरिएबल होगा करंट तो फिर आप n यूज़ कर लोगे, 1 भी यूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और अगर हम करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से तकसीम करें और जवाब को 100 से ज़रब दें, तो बच्चों इसको प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। यानी इंडेक्स नंबर को या सिंपल इंडेक्स नंबर को हम प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। यानी प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस बटा बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। Pn मतलब अभी हमने पढ़ा ना करंट ईयर प्राइस, और P0 बेस ईयर। इसको हम P01 या P0n बेस ईयर इंटू करंट ईयर, यहाँ करंट बटा बेस और यहाँ जीरो, यानी नॉट पहले फिर एन, यानी बेस वाली पहले और एन वाली बाद में। यानी प्राइस रिलेटिव में को हम P0n भी लिख सकते हैं, और ये बराबर होता है Pn ओवर P0। P0n को हम 01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये भी आपको बताया कि जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 यानी जितने वेरिएबल होंगे उतनी हो सकती है। यानी अगर एक ही वेरिएबल है तो 0n भी लिख सकते हैं और 01 भी लिखेंगे। यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ करंट ईयर में 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर की प्राइस। ऐसे ही अगर सेकंड ईयर होगा तो P02 हो जाएगा, और यहाँ यानी करंट प्राइस ऑफ सेकंड वेरिएबल, नीचे बेस चेंज नहीं होती। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लें। तो प्राइस रिलेटिव करंट ईयर प्राइस बटा बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100, और अगर क्वांटिटी रिलेटिव निकालना होगा तो करंट ईयर क्वांटिटी बटा बेस ईयर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी बेस ईयर, करंट ईयर और प्राइस रिलेटिव चेन इंडिसेस। ठीक है, यानी सिंपल इंडेक्स नंबर को ही हम प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालते हैं, अब बच्चों ये समझ लें, हमें प्राइसेस ऑफ पोटैटोस, आलू की कीमतें दी गई हैं मुख्तलिफ सालों के दौरान, ये मैंने वैसे खुद से ले लिया। तो अब रिक्वायरमेंट यह है कि 2021 को बेस लें और इसका इंडेक्स नंबर निकाल के दें। तो बच्चों कैसे करेंगे, 2021 को बेस लेना है तो पहली वैल्यू तो हो जाएगी 100, यानी जिसको हमने बेस लेना हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 100 हो जाती है। आगे 65
बेस 21 को लेना है तो इसकी वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई 100 तो ये आ गया 130। फिर 55 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 110 आ गया। 70 डिवाइडेड बाय बेस 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आगे है 2024 को एज आ बेस ले लें। तो बच्चों 2024 को जब बेस लेंगे, जिसको बेस लिया जाएगा उसको आपने 100 लिख देना है। ठीक है, अब एक और चीज़, अब देखें पहली वैल्यू 100, इसके साथ अगर हम मुवाजना करके देखें तो 2022 में 30% इजाफा हो गया, 23 में 10% इजाफा हो रहा है, यानी इसके लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि हमने 2021 को बेस लिया है ना, ऐसे ही 2024 में 40% इजाफा हो। अब 2024 को बेस लेना है तो बच्चों जिसको बेस लिया जाएगा उसकी वैल्यू आपने 100 रखनी है। तो अब इसकी प्राइस है 50, 2024 को बेस लेना है, ये है 70 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे 65 डिवाइडेड बाय बेस 24 को लेना है मल्टीप्लाई 100। 55 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह आप इनका इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 71। ठीक है, आगे है 65, इस तरह भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर तकसीम कर लो, तो ये आ गया 93। 55 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5500 डिवाइडेड बाय 70 तो ये आ गया 79। ठीक है, अब अगर हम इसके साथ अब मुआवजा करके देखें तो 23 में इससे कितना कम था, 21% कम थी कीमत, इसमें देखें तो 7% कम थी, और इसमें देखें तो 29% वैल्यू कम थी। ठीक है, इस तरह यानी कि हम डिफरेंट बेस ईयर को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव या चेन इंडेक्स हाली सिंपल इंडेक्सेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा इसमें जो ऑप्शन है ये जस्ट समझाने के लिए बच्चों ली जा रही है, क्योंकि सवाल में आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एज बेस, लास्ट 3 ईयर को एज आ बेस लेना है आपने। अब लास्ट 3 ईयर्स ये बनेंगे, इनको हमने एज आ एवरेज लेना है, तो वो कैसे लेंगे वो भी देख लें। ठीक है, तो इधर गया भाई, ये आ गया। लास्ट 3 ईयर को एज अ बेस लेना है तो लास्ट 3 ईयर्स को हम ऐड कर लेंगे, यानी उनका मीन ले लेंगे। 65 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 70, अब जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 90 100 190 तकरीबन बनता है, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये तकरीबन 63 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब बच्चों इंडेक्स नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, अब हमने चूँकि इसको एवरेज लेना है, एवरेज को बेस लेना है। अच्छा ये हो गया 3 ईयर, अगर वो कहता ऑल ईयर्स को बेस लें फिर चारों को जमा करके 4 से तकसीम कर देना है। तो सब को हमने किससे डिवाइड करना है, एवरेज से। एवरेज क्या है 63.3 है, मैंने इसको 63 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। आगे है हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे है 55 डिवाइडेड बाय 63 100, 70 डिवाइडेड बाय 63 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसमें कोई भी 100 नहीं आएगी क्योंकि हमने लास्ट 3 वैल्यूज़ को एज आ बेस लिया एवरेज उनकी। तो हाँ, अगर जो आंसर आएगा उनकी ये 3 वैल्यूज़ को जमा करेंगे जिनकी एवरेज ली है वो 100 ज़रूर होंगी। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5000 डिवाइड बाय 63, तो ये आएगा हमारे पास 79। आगे 6500 डिवाइड बाय 63, ये आ गया 103। उसके बाद 55 डिवाइड बाय 63, ये 87 आएगा। 7000 डिवाइड बाय 63 111 आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह हमने यानी डिफरेंट मेथड्स के साथ यानी डिफरेंट बेस के साथ अपना इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर जैसे हम पीछे थोड़ा पढ़ के आए हैं, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन के अंदर वो इसका दूसरा नाम भी यूज़ कर सकता है कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, इसको हम अनवेटेड मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटीज़ नहीं दी होती। अब बच्चों क्वांटिटी या वेट से क्या मुराद होता है, अनवेटेड से क्या मुराद है, जब तमाम जो चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको हम अनवेटेड भी कहते हैं। वेटेड का मतलब होगा वो हमें साथ उनके वेट्स दे देगा या क्वांटिटीज़ दे देगा, क्योंकि उस वहाँ पर वैल्यू यानी चीज़ों की अहमियत बराबर नहीं होती। अब ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं कि फॉर ये हमें एक डाटा दिया गया है जिसमें वीट की वैल्यूज़ हैं, राइस है, शुगर है। फॉर द गिवन डाटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, इनके लिए इंडेक्स नंबर निकालें बाय सिंपल एवरेज ऑफ इस डाटा के लिए हमें, ठीक है जी, बाय एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन टू द एवरेज द रिलेटिव्स। अर्थमेटिक मीन को एज एवरेज यूज करें ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, तो ये यानी कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, तो इसके लिए चूंकि वो ज़्यादा जगह चाहिए इसलिए मैंने पेज को इस तरह कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले वीट है, तो वीट का इंडेक्स नंबर निकालेंगे। अब बच्चों अब यहाँ हमें बेस कोई नहीं कहा गया, तो जब ना कहा जाए तो फिर आपने पहली कोई बेस ले लेना है। यानी वीट की पहली वैल्यू भी 100, राइस की भी 100 और शुगर की भी 100 ले लेंगे। तो आगे 22 के लिए अब वैल्यू क्या है 25। तो चूंकि हमने 21 को एज अ बेस लिया है, तो अगर आप यहाँ देखो तो वीट की जो पहली वैल्यू है वो है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये जस्ट एक एग्जांपल हमने खुद से लिया है। ठीक है, ऐसे ही 27/20 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर है 29 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे ही राइस के लिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ 60 दी गई है डिवाइडेड बाय बेस 21, उसकी में राइस की वैल्यू 50 है मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही 65 डिवाइडेड बाय बेस 50 मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही लास्ट 75 डिवाइडेड बाय बेस 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह शुगर के लिए 30 डिवाइडेड बाय बेस 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 35 divided by 25 multiplied by 100। 40 divided by base 25 multiplied by 100। तो इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहली आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया 125। आगे आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करें तो आगे बस जस्ट 2 0 का इजाफा ही होना होता है ना, डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया 145। इस तरह इसको इसको करेंगे 6000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 120। ये आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा 150। ठीक है, ये 120 आ जाएगा, ये 140 और ये 160। ठीक है, अब ये बच्चों हमने
यानी इसका भी इंडेक्स नंबर निकाल लिए, इसके भी निकाल लिए और इसके भी निकाल लिए। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है, और ये पहली वैल्यू 100 हमने लेनी होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन को यूज़ करना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे और 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 100 ही आ जाएगा ना। ठीक है, इस तरह जो नेक्स्ट है, पहली वैल्यू है 125, दूसरी है 120 जमा तीसरी है 120, इक्वल दबा दिया और तकसीम 3 करेंगे तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये तकरीबन 122 बनता है राउंड करके, 122। ऐसे ही तीसरा 135 प्लस 130 प्लस 140, तो इक्वल दबा देंगे और तकसीम 3, तो ये आएगा 135। 145 प्लस 150 प्लस 160 इक्वल तकसीम 3, तो ये तकरीबन 152 आ जाएगा। तो यह बच्चों कंपोजिट इंडेक्स नंबर या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के ज़रिए इंडेक्स नंबर। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक मीन के ज़रिए कहा गया था हमें। अब बच्चों सेम क्वेश्चन अगर हमें कहा गया होता कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो फिर हमने क्या करना था, सारा प्रोसीजर ऐसे ही होना था। यहाँ पर जस्ट क्या आना था, ऐसे 3 और अंदर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना था, जो ज्योमेट्रिक मीन हम पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, आप होल पावर 1/3 लेकर भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये देखें, पहले आपने दबाना है 3, फिर शिफ्ट और ये वाली उल्टा वी जो है, और ब्रैकेट में 3 टाइम्स जो वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा देंगे, तो पहली आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, इसी तरह दूसरी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, 3 शिफ्ट के साथ ये और ब्रैकेट में ये वैल्यूज लिखेंगे, 125 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा देंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन ये भी 122 ही आ रहा है राउंड अबाउट करके। इसी तरह तीसरी वैल्यू तो मैं यहाँ से रेज करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहली है 135 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 140 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा देंगे, तो ये तकरीबन 135 ही बन रहा है राउंड करके। ठीक है, 135। ऐसे ही तीसरी वैल्यूज़ के लिए हम निकाल लेंगे, 145 है मल्टीप्लाई 150 है मल्टीप्लाई 160 है ब्रैकेट बंद और ये आ गया 152 राउंड करके। ठीक है बच्चों, अगर हमें अरिथमेटिक मीन के ज़रिए कहा गया होता तो इस तरह करना था, अगर ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए कहा गया होता तो जस्ट इन वैल्यूज़ का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना था। अब तीसरा पार्ट है, अगर हमें कहा गया होता कि ऐसे डाटा दिया गया है तो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एवरेज और रिलेटिव मेथड यूजिंग मीडियन कहा गया होता, तो फिर क्या करना था, बिल्कुल इसी तरह पहले इंडेक्स नंबर निकाल लेना था और फिर मीडियन। तो बच्चों मीडियन के लिए होता है कि तीनों वैल्यूज़ को आपने अरेंज करना होता है और सेंट्रल वैल्यू मीडियन होती है, तो चूँकि तीनों ही सेम है तो सेंटर में भी 100 ही आएगा। ठीक है, अब इनका देख लें, अब इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो अगर मैं आपको यहाँ पर अरेंज करके दिखाऊं तो पहले आ जाएगी 120 फिर 120 और फिर 125, तो सेंटर में क्या आएगा 120, तो ये आ जाएगा 120। नेक्स्ट देखें, पहले आ जाएगी 130 फिर आ जाएगी 135 और फिर 140, तो सेंटर में क्या आ रहा है 135। ठीक है, ऐसे ही अगर ये देखें, पहले ये रेंज है छोटी उससे बड़ी तो सेंटर में क्या आ रहा है 150, तो इस तरह। ठीक है बच्चों, ये 3 ही मेथड पूछे जा सकते हैं, तीनों ही मैंने एक ही क्वेश्चन पे आपको लगाकर करवा दिए हैं। ठीक है, कि अगर अरिथमेटिक मीन से कहा गया होता कंपोजिट इंडेक्स नंबर या सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड, तो इस तरह आपने पहले इंडेक्स नंबर निकालना है और फिर उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से कहा हो गया तो ज्योमेट्रिक मीन,
और अगर मीडियन कहा गया होता तो इस तरह मीडियन भी हमने निकाल लेना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों वेटेड एग्रीगेट इंडेक्सेस या इंडेक्स नंबर, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमें क्वांटिटीज दी गई होंगी या वेट्स दिए गए होते हैं सवाल के अंदर। इसमें हमारे पास 3 हैं। एक है लेस पेयर इंडेक्स नंबर जिसको हम बेस ईयर वेटेड भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर जिसको हम करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। और तीसरा है फिशर जो कि ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस पेयर और पाशे का। इनको वेटेड इसलिए कहते हैं कि प्राइसेस के साथ क्वांटिटीज या वेट्स भी दिए गए होते हैं। तो लेस पेयर का बच्चों फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन पी एन ओवर पी नॉट। अब मैं इसको आपको अगर थोड़ा सा करके दिखाऊं ना, पीछे हमने पढ़ा कि प्राइस रिलेटिव होता है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव क्या था, समेशन पी एन, हाल ही पढ़ा था पी एन बटा पी नॉट। ठीक है, अब लेस पेयर को बेस ईयर वेटेड क्यों कहते हैं कि इसके साथ जो क्वांटिटी होती है ना वो ऐसे बेस वाली होती है, और चूंकि एग्रीगेट है तो साथ समेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100, इंडेक्स नंबर जब भी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद पाशे है बिल्कुल सेम। ठीक है, प्राइस रिलेटिव के साथ क्वांटिटीज करंट ईयर की, और यहाँ एग्रीगेट के लिए समेशन आ जाएगा। और ओ एन ये आपको पता है बेस और करंट मल्टीप्लाई 100। तो इसमें करंट ईयर क्वांटिटीज एज अ वेट्स यूज होती हैं, इसलिए इसको पाशे इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और फिशर जो है, फिशर में ये अगर आप देखें तो ये लेस पेयर का और ये पाशे का मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमने इनके वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट डाटा यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, फिशर में। और अगर हमने इनकी जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो यूज़ करनी है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे हम। ठीक है, आगे लेस पेयर के एडवांटेजेस हैं, ओनली बेस योर क्वांटिटी डाटा इज, इसमें हमें सिर्फ बेस ईयर क्वांटिटीज का डाटा रिक्वायर होता है। ठीक है, लेस पेयर में इट गिव्स मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन ओवर टाइम। अब चूंकि इसमें हम बेस ईयर को एज अ मुआवजे के लिए ले रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा मुआवजा हमें मिलता है कि पिछले साल क्या थी, उससे पिछले साल क्या थी, उससे पिछले। दिस इंडेक्स इज मोर वाइड, और ये सबसे ज़्यादा बच्चों यूज़ होगा। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी इसी को हमने यूज़ करना होता है। The changes in index number can be attributed to change in the prices। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हम उसको प्राइसेस के साथ बड़ी अच्छे तरीके से मुआवजे में देख सकते हैं। इसका नुकसान क्या है, डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन बाइंग पैटर्न ओवर टाइम। बच्चों जैसे देखो ना, अब बंदे का टेस्ट बदल गया है जो कि बदलता रहता है, तो तब ये उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो करंट ईयर, यानी फ़र्ज़ कर लेना कि वो बंदे को जी आइसक्रीम बड़ी पसंद थी, लेकिन अब उसने आइसक्रीम छोड़ दिया है, तो वो खुद ब खुद क्वांटिटी उसकी चेंज हो जाएगी। और जब बेस ईयर क्वांटिटी ही चेंज होगी तो सारा मसला ही ख़राब हो गया ना। इट मे ओवरवेट गुड फूड प्राइसेस इंक्रीज। अब फ़र्ज़ करें अब आइसक्रीम की प्राइस एकदम ज़्यादा हो गई, तो अब वो प्राइस ज़्यादा होने से बेस ईयर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इस तरह ये ओवरवेट भी हो जाती हैं इसमें गुड्स, अगर इसको हम यूज़ करें तो। उसके बाद पाशे के एडवांटेजेस हैं, इट यूजेस क्वांटिटी फ्रॉम करंट पीरियड। चूँकि इसमें करंट ईयर का डाटा यूज़ हो रहा होता है इसलिए हमें एग्जैक्ट सही वैल्यूज़ इसकी मिल जाती हैं। एंड इट रिफ्लेक्ट्स करंट बाइंग हैबिट्स, और यानी बंदा अभी यानी मौजूदा वक़्त में वो बंदा क्या कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा इसमें ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर प्राइसेस टू बी कम्प्लीट ईच ईयर। तो डिसएडवांटेज में क्या है जी, हमें अब चूँकि करंट ईयर क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है तो हर साल नए सिरे से हमें कीमतें
देखनी पड़ती हैं। इट रिक्वायर्स प्राइसेस टू बी कंप्लीट कंप्यूटेड ईच ईयर, तो बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। द चेंजेस इन इंडेक्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूट, खाली प्राइस को नहीं देखना बल्कि इसमें तो हमें क्वांटिटी को भी देखना पड़ता है कि वो कितनी है। तो ये यानी दो दो चीज़ें। इट टेंड्स टू ओवरवेट द गुड्स हु प्राइसेस हैव डिक्लाइंड, तो बच्चों हो सकता है बाज़ का चीज़ों की जब वैल्यू कम होती है, कीमत कम होती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो उससे भी इस पे यानी फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। तो अब इसको लेस्पियर पाशे फिशर को जो है ना वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए ये हमारे पास एग्जांपल है आपकी बुक में ही 5.7, जिसमें कहा गया है कंप्यूट इंडेक्स नंबर यूजिंग 1964 एज बेस। 1964 को बेस लेना है, लेस्पियर पाशे फिशर इंडेक्स नंबर क्या करें मालूम करें। अच्छा, जिसको कहा जाए ना कि ये बेस लेना है, इसको 1964 है, तो उस प्राइस को पी नॉट कह लेना है, उस क्वांटिटी को क्यू नॉट कह लेना है, और जो बाकी होगी प्राइस और क्वांटिटी वो पी एन और क्यू वन क्यू एन, या जैसे पीछे हम पढ़ के आए हैं तो एन को हम वन भी कह सकते हैं, यानी पी वन और क्यू वन भी हो सकती है। ठीक है, तो नीचे हमने इसका टेबल बना लेना है, जो 64 वाली हैं उनको नॉट नॉट लगा देना है, दूसरी को क्यू एन, तो 4 कॉलम बना लेने हैं जो हमें यानी चाहिए आगे। ठीक है, लेस पेयर में पी एन क्यू नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट, तो ये 4 कॉलम यहाँ बना लेंगे। पहले पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को 12 से, 9 को 15 से, ये कॉलम बन जाएगा। इसका समेशन कर लेंगे 425। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट कॉलम है वो पी एन क्यू नॉट का है, तो 12 को 12 से, 15 को 5 से, ऐसे पूरे कॉलम को कर लेंगे। फिर पी एन क्यू एन इन दोनों को, और फिर पी नॉट क्यू एन को, तो ये इनके समेशन ले लेने। अब बच्चों जो लेस पेयर का है उसके लिए हमें पी एन क्यू नॉट का चाहिए, तो ये पी एन क्यू नॉट का 505, नीचे पी नॉट क्यू नॉट 425 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो ये देखें 505 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 425 425, तो ये आ जाएगा हमारे पास 118.8। इस तरह पाशे के लिए हम फार्मूला तो पढ़ के आए हैं, पी एन क्यू एन 530 डिवाइडेड बाई पी एन क्यू नॉट 470 मल्टीप्लाई 100, तो 530 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो तकसीम आ जाएगा 470, तो ये आ गया 112 पॉइंट राउंड करके 8 आ गया। अब बच्चों जो फिशर है, एक तो ये है कि इन्हीं को इन फार्मूलों को ही अंदर लिख लें मल्टीप्लाई 100, या दूसरा मेथड ये है कि लेस्पियर और पाशे का जो आंसर निकाला है उसको अंदर मल्टीप्लाई करें और उसका जदर ले लें। ठीक है, आंसर दोनों तरीक़ों में सेम ही आता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये आप देख लेना, इसी तरह यही आंसर आएगा इसका भी। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हमें यानी वेट्स दिए गए होते हैं, ये हमारी बुक में ही इसका क्वेश्चन है एक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज प्राइस इन रुपी फॉर वीट राइस एंड बार्ले 1980 में वीट राइस बार्ले और 1981 में। कहता है टेक 1980 एज बेस, 1980 को एज बेस लो और कंस्ट्रक्ट करो प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के जरिए 1981 के लिए, और वेट्स जो हैं 1980, यानी वीट के लिए 20 है वेट, राइस के लिए 12 है, और 4 फॉर बार्ले है। 1980 को बेस लेना है और 1981 के लिए मालूम करना है। ठीक है, तो ये बच्चों आइटम्स आ गए हमारे पास, वीट राइस बार्ले 1980 1981, इसको हमने बेस लिया प्राइस को, तो ये पी नॉट हो गई, और ये इसको हमने 1981 को करंट लेना है, तो इसको पी एन कह लिया हमने। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए जो फार्मूला होता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स, तो वो है समेशन पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई 100। पी एन ओवर पी नॉट को हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं, सिंपल इंडेक्सेस भी कहते हैं, ओवर समेशन डब्ल्यू। अब जो वेट्स हैं, वीट के लिए 20 था, राइस के लिए 12 और बार्ले के लिए 4, उनको प्लस कर लेंगे 20 30 और ये 36 आ गया, तो वेट तो आ जाएगा हमारे पास 36। उसके बाद हमें पहले इंडेक्स नंबर निकालना है, तो करंट ईयर बटा क्या होता है बेस ईयर,
तो 1980 को उसने बेस कहा था और इसको करंट कहा था, इसलिए इसको PN कहा और इसको P0 कह दिया हमने। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये देखें 180.3 मल्टीप्लाई 100 कर लिया, तकसीम 175.5, तो ये 102.73, इधर मल्टीप्लाई 100 होना था। आगे है 509.7 ज़रबे 100 तकसीम 480.4, तो ये बच्चों आ गया 106 पॉइंट, राउंड करें तो 1 आ जाएगा आगे। आगे है 90.6 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 82.4, तो ये 109.95। ठीक है, तो ये आ गया आई। अब हमें आई और डब्ल्यू का जो है ना वो मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, ये आई का कॉलम, ये डब्ल्यू का कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जाएंगे। ये निकला हुआ है, मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई 4 किया तो ये आ गया 439.8। इनको करेंगे 12 मल्टीप्लाई 106.1, तो ये आ गया 1273.2। दोबारा कर लें, गलती तो नहीं होगी, 6.1। ठीक है, और ऊपर है 20 मल्टीप्लाई 102.73, तो ये आएगा 205.4/6। इन सबको ऐड कर लेंगे, 1273.2 प्लस 439.8, तो ये आ गया 3767.6। ये जो समेशन WI आया है या IW, ठीक है बच्चों, ये कम्यूटेटिव होता है। IW लिख लेते हैं या WI लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। 3767.6, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104.66, राउंड कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया, जिसमें हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को सीखा है। ठीक है, जिसमें क्या हमें दिया गया था, हमें प्राइसेस 1980 और 1981 2 साल दिए गए थे, और उसमें हमें कहा गया कि जो वीट राइस और बार्ले है उसमें जो है ना वो आपने 1980 को एज अ बेस लेना है। तो और बेस को यूज़ करते हुए आपने इसका 1981 के लिए आपने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के ज़रिए इसको हल करना है। ठीक है, तो जिसमें वेट्स दिए गए थे हमें 20, 12 और 4, तो 480.4, 82.410। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ किया। पहले हमने इसका इंडेक्स नंबर निकाला, उसके लिए हमने करंट ईयर प्राइस को डिवाइड करते रहे बेस ईयर प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह ये पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने बाकी वैल्यूज़ निकाली, 509.7 डिवाइडेड बाय 480.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 106.1 और फिर 90.6 डिवाइडेड 480.4 मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों ये मिस्टेक हो गई हमसे, 90.6 मल्टीप्लाई 100 सीम 82.4 है। ये क्या बात है? ओके जी, तो इसका और भी मेथड है, बुक में मैं आंसर देख रहा था वो गलत है आपकी बुक वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको हम CPI भी कहते हैं। इसी का नाम है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, और इसी को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं।
इंडेक्स नंबर हमें प्राइस चेंज के बारे में बताता है। हम चूँकि मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, इसलिए ये इंडेक्स नंबर आम बंदे यानी जो इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी चीज़ की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है, कमी हुई है। अगर इज़ाफ़ा या कमी हुई है तो वो कितनी हुई है, ठीक है? कितने परसेंट हुआ है या इन्फ्लेशन महंगाई कितनी हुई है। हम मार्केट से जो चीज़ें खरीदते हैं वो रिटेल प्राइस होती है ना, आमतौर पर हम क्योंकि हमने थोड़ी मकदार में चीज़ें खरीदनी होती हैं। जबकि जो शॉपकीपर्स हैं वो आगे से होलसेल पर खरीद रहे होते हैं। तो रिटेल प्राइस ऐसी कीमत होती है जो जो हमें मिलती है, उसमें तमाम टैक्सेस, कॉस्ट यानी बनने से लेकर फाइनल मार्केट में आने तक जितने खर्चे होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। CPI is constructed to measure the aggregate change in the cost of a fixed basket of goods and services purchased at current prices with its cost at a given base period। ठीक है बच्चों, फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, लेंटिल यानी दालें वगैरह हैं, और कपड़े वगैरह हैं, हमारे पानी है, यानी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनको फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स कहा जाता है। उनमें हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर कितना उनकी कॉस्ट में चेंज आया है। उसको हम किसी ख़ास पिछले पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये 4 डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लिए और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए निकाला जाता है। इसमें इन 25 बिग सिटीज़ ऑफ कंट्री मतलब के 25 मुल्कों के लिए, और ये तकरीबन 464 आइटम्स के लिए निकाला जाता है, जिसमें फूड, बेवरेजेस, अपैरल यानी जो हम पहनते वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। तो ये यानी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में यानी निकाला जाता है। ये सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। CPI इज़ टेक्निक फॉर रिवाइजिंग। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर रिवाइजिंग वेजेस। पता है ना, साल बाद जो इंक्रीमेंट होता है, तो वो असल में यही चीज़ें वो देख रहे होते हैं इंडेक्स नंबर को कि महंगाई कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है। उसी के हिसाब से जो है ना वो इंक्रीमेंट अलाउंसेस वगैरह बढ़ाए जाते हैं। तो ये इसी को यूज़ करते हैं। पेंशन्स एंड अदर इनकम पेमेंट्स टू कीप पेस विद चेंजेस इन प्राइस, कि कितना फ़र्क है उसको देखने के लिए। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन को मापने का ये पैमाना भी होता है इसके लिए, ठीक है। CPI 2 जो अभी करंट होता है माइनस लास्ट ईयर वाला बटा लास्ट ईयर वाला मल्टीप्लाई 100, इससे हमें इन्फ्लेशन का भी पता चलता है। इट इज़ यूज्ड एज द रियल इनकम एज वेल बाइंग पावर ऑफ मनी। इससे हमें रियल इनकम का भी पता चलता है और बाइंग पावर, जिसको परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कहते हैं। बच्चों, रियल इनकम क्या होती है? मसलन एक बंदे की 2023 में सैलरी थी 20,000 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर था 100। 2024 में उसकी सैलरी समझ लें होगी 40,000 और CPI भी 200 हो गया। अब बच्चों, अगर हम ज़बानी मुआवजा करें तो अगर आप देखें तो 20,000 में 100 था इंडेक्स, अब ये डबल हुआ है तो ये भी डबल हो गया है। तो अगर रियल इनकम देखें तो बच्चों वो उसकी इनकम वही रही, क्योंकि उतनी महंगाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो मनी इनकम बटा CPI मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 20,000, और 40,000 के लिए भी यही यूज़ करें तो ये भी, यानी उसकी असल इनकम वही है, कोई इजाफा नहीं हुआ इसमें, ठीक है। इसका मतलब है इजाफा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई की वजह से उतना ही, यानी 20, वो अभी 20,000 ही है, क्योंकि महंगाई उतनी ज़्यादा हो गई ना, ठीक है। तो बाइंग पावर ऑफ मनी या परचेजिंग पावर अगर हमने देखा ना हो तो वो CPI का उल्ट होता है, 1/CPI मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये वैसे हमारे यहाँ यूज़ नहीं होगा। अब CPI को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास मेथड हैं वो दो हैं। एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, इसको लेस्पियर भी कहते हैं। इसको हमने पीछे जब लेस्पियर पढ़ा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखें ना, प्राइस रिलेटिव को बेस क्वांटिटी के साथ यानी मल्टीप्लाई किया गया उसका समेशन। इसका दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड, जो कि एग्रीगेट मेथड भी है, अभी हम पीछे इसका क्वेश्चन भी करके हैं। इसी को हम हाउस होल्ड बजट मेथड भी कहते हैं, इसको रिटेल प्राइस मेथड भी कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसी को कहते हैं। आई हमने
इसमें वही है, ठीक है, प्राइस रिलेटिव करंट प्राइस बटा बेस प्राइस, और जो वेट है वो P नॉट Q नॉट होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो 5.8 है हमारे पास, देख लेते हैं। बच्चों ये हमें एक एग्जांपल दी गई है, क्वेश्चन कहता है एन इंक्वायरी इनटू बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज के बजट की इंक्वायरी में इन सिटी ऑफ इंग्लैंड में ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 1928 में, यानी कि ये ऊपर उनके वेट्स दिए गए हैं और ये उनकी प्राइसेस दी गई हैं, और 1929 में दी गई। कहता है व्हाट चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, तो ये सेकंड वाला मेथड आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लिविंग 1929 कंपेयर टू 1928, यानी 1928 को बेस ले लो और 29 को करंट ले लो, तो ये मालूम करके दिखाओ। तो बच्चों ये जो परसेंटेजेस दी गई हैं ये हमारे वेट्स हैं, 1928 के साथ कंपेयर करना है तो उसको हमने P नॉट कह दिया और 29 को P N कह दिया। ये हमारे पास रिलेशन है समेशन IW बटा समेशन I से मुराद ये हमारा इंडेक्स नंबर करंट ईयर प्राइस बटा बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 145 डिवाइड बाई 150 किया मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह ये पूरा कॉलम निकाल लेना है, फिर ये आई आ जाएगा, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब ये कॉलम बन जाएगा इन दोनों के हमने समेशन ले लेने हैं और दोनों को सिंपल डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर 1929 हमारे पास आ जाएगा 98.15, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपका इसमें CPI वाला कवर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है चेन इंडिसेस, इसमें बेस फिक्स नहीं होते। पीछे हमने जब पता है क्वेश्चन किया था, एक में हमने 1920 को बेस ले लिया था और एक में 24 को बेस ले लिया था और एक में हमने एवरेज ऑफ को बेस ले लिया था लास्ट 3 ईयर, तो वो सब में वो यूज़ हुआ था। लेकिन जो चेन इंडिसेस है इसमें बेस फिक्स नहीं होती बल्कि हर साल तब्दील होती है। तो इसको मालूम करने के लिए फिर हम लिंक रिलेटिव का यूज़ करते हैं। लिंक रिलेटिव इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड, ये ऐसी क्वांटिटी है जो कंप्यूट की जाती है बाय टेकिंग प्राइस ऑफ करंट ईयर, जिसमें हम करंट ईयर की प्राइस को लेते हैं एज अ बेस के तौर पर। लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर बटा प्राइस ऑफ पी यानी उससे पीछे जो होगा प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी Pn माइनस 1 n इक्वल टू Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय लिंक रिलेटिव को फिर हम आगे यूज़ करते हैं फॉर चेन इंडिसेस और फिर उसका कंपैरिजन। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरह पहले साल को हम 100 लेना होता है हमने, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है, चेन इंडिसेस में ख़ास तौर पर जो बच्चे गलती करते हैं पेपर्स में, तो क्योंकि पेपर जब चेक करते हैं हम तो यही गलतियां सामने आती हैं। तो चेन इंडिसेस में अगर वो कहेगा भी ना कि फ़लाँ ईयर को एज अ बेस ले लो तो सिर्फ पहली वैल्यू के लिए वो कह रहा होता है, आगे उसमें चेंज करते जाना होता है हमने, इसको आप बिल्कुल भी आपने फिक्स नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास 5.5, इसमें कहता है जी लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस निकालो फॉर 5.2। तो ये 5.2 हमारे पास किधर है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ईयर और वेजेस दिए गए हैं। तो अब इसमें अगर आप सवाल पढ़ोगे तो उसमें 1988 को एज अ बेस कहा हुआ है, तो ये इसको हमने जस्ट इग्नोर ही करना है। तो ये ईयर आ गए, ये वेजेस आ गई। तो बच्चों लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं हम, पहली वैल्यू आप 100 ही लेंगे, जैसे पीछे भी हमने इंडेक्स नंबर निकाले थे। तो पहली वैल्यू हम, या मैंने बताया था कि जिसको वो कहेगा बेस लो उसको 100 ले लेना है, लेकिन यहाँ वो कहेगा भी बेस किसी को ले लो तो आपने फिर भी इसको चेंज करना है हर साल। ये देखें पहली तो 100 आ गई, दूसरी देखें 51 डिवाइडेड बाय उससे पिछली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आगे देखें
तो आगे है हमारे पास 58 डिवाइडेड बाय 51। वो कहेगा भी, ये दिमाग में बिठा लें, पल्ले बांध लें, यही गलती बच्चे करते हैं। अगर वो बेस कहेगा भी चेन इंडिसेस में फिक्स नहीं करनी, चेंज करनी है। 71 डिवाइड बाय पिछली 58 मल्टीप्लाई 100, 71 डिवाइड बाय 71 मल्टीप्लाई 100, 86 डिवाइडेड बाय उससे पीछे वाली 71 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंडेक्स नंबर, या इसको हम चेन इंडिसेस भी कहते हैं, या चेन इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहला 100 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अगली वैल्यू के साथ, डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। ठीक है, ऐसे जो आंसर आता जाएगा इसको आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। जो आंसर आएगा उसको आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अपने दिमाग में आपने बिठा लेनी है। चेन इंडेक्स में कोई भी साल फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा देखें एक चीज़। बच्चों, जो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम फिक्स करके करते हैं, उसको निकालें या इसको निकालें, जवाब सेम आता है। ये देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखना। अगर मैं लेता हूँ 51, ये देखें, ये तो सेम ही आ गया। ये देखें, अगर अब मैं इसको बेस फिक्स कर लेता हूँ, 58 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 100, देखना ज़रा, 58 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 46, तो ये देखें यही जवाब आया जो वैसे आ रहा है। यानी अगर हम किसी बेस को फिक्स कर लें, फिर भी वही आंसर आएंगे जो चेन इंडिसेस के आ रहे हैं, तो फिर हमें लिंक रिलेटिव का क्या फ़ायदा निकालने का? तो बच्चों, लिंक रिलेटिव का यहाँ पर इस्तेमाल ये है कि लिंक रिलेटिव के साथ हम यानी ईयर टू ईयर मुआवजना करके देख सकते हैं। यानी अभी अगर हम देखें इन दोनों में, तो 1988 के लिहाज से 89 में कितना फ़र्क है, यानी 10%, यानी 10.8 या 9% का इजाफा हुआ। अगर हम 88 को 90 में देखें तो 13% का इजाफा हुआ है। अगर हम इन दो सालों का आपस में देखना चाहें तो 13-23 तकरीबन 9% इजाफा हुआ। तो ये फ़ायदा होता है लिंक रिलेटिव का कि हम ईयर टू ईयर भी मुआवजना कर सकते हैं। बाकी जो इससे चेन इंडिसेस निकलता है उसको, और अगर फिक्स बेस मेथड वाला तरीका करें तो ये आंसर और ये आंसर सेम आएंगे। ठीक है, उसके साथ बच्चों हमारे पास इसमें जो चेन इंडिसेस है, इसमें हमें हमारे पास कंपोजिट चेन इंडेक्स नंबर भी आ जाता है। उसके लिए ये जो हम पीछे हमने एक एग्जांपल की थी, मैं उसी को इस्तेमाल करने लगा हूँ। अच्छा, 6 कहाँ गया? ये देखें, यानी ये हमें दिया गया था, ये अगर आपको याद हो, कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमने निकाला था। अगर वो हमें कंपोजिट चेन इंडेक्स नंबर कहता है तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए ये जो हमने वैल्यू निकालनी है ना, अब देखो इसमें भी वो हमें कह सकता है कि अर्थमेटिक मीन के ज़रिए, ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए या मीडियन के ज़रिए। तो उसके लिए बिल्कुल इसी तरह, यानी अगर अर्थमेटिक मीन के ज़रिए कहेगा तो पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक मीन कहेगा तो ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन कहेगा तो मीडियन निकाल लेना है। तो ये निकालने के बाद हमने क्या करना है इसको, यानी 100 को मल्टीप्लाई नेक्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आएगा उसको अगली वैल्यू के साथ डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के साथ और डिवाइडेड बाय 100 करते जाएंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन कहेगा तो पहले ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे और उसी तरह पहली वैल्यू 100 और फिर उसको आगे इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, इसी तरह मीडियन का तरीकाकार है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन हमने तमाम कंसेप्ट क्लियर कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई फ़ायदा हो, आपको कुछ समझ आए, पल्ले पड़े, और अगर आप ऑनलाइन भी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो और अगर नहीं पल्ले पड़ा तो फिर पल्ले पड़ना भी कुछ नहीं। इसको उर्दू में करके अब इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने इंडेक्स पर नंबर पढ़ा,
जो कि प्राइसेस में चेंज कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल या कंपोजिट या एग्रीगेट। सिंपल एक के लिए, कंपोजिट ज़्यादा के लिए होता है। फिर हमने इसके यूजेस वगैरह लिमिटेशन उर्दू में सारा बता दिया था। करैक्टरिस्टिक्स भी हो गई इसकी। उसके बाद अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें यानी क्वांटिटी नहीं होगी, वेट नहीं होंगे। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, कंपोजिट में हमने मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ भी सीखा कि किस तरह। उसके बाद लिंक, रिलेटिव किस लिए यूज़ होते हैं, चेन इंडिसेस क्या है, ये भी सारा कुछ हमने। फिर वेटेड नंबर के लिए हमने लेस, पेयर, पाशे, फिशर पढ़ा। तीनों कवर कर लिए हमने, एग्जांपल भी कर ली। फिर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस का नहीं पढ़ा, वो भी इस तरह का ही है। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन हमने कुछ कर लिए हुए हैं, कुछ रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। तो ये असल में थ्योरी वाली सीरीज़ शुरू की थी मैंने, तो आई होप सारा कुछ ही कवर हो गया। तो अभी ये मैं रिवाइज़ करवा दूंगा सवाल भी जो है, तो उसमें हमारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करना है चैप्टर नंबर 6। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। ठीक है।